नमस्कार दोस्तों। आज एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक कंपनी जो कंपनी पे हम कुछ नई स्टडी बिल्कुल नहीं करेंगे। एक हमने एक उसको कह सकते हैं कि रिवीजन पार्ट कर रहे हैं। रिवीजन की पॉइंट ये है जो हमारे किस कुछ व्यूअर्स ने कहा था, जो हमारे वैल्यूबल्स व्यूअर्स हैं, तो एक बार दोबारा आप रिवाइज वीडियो बनाइए और रिवीजन वाली पॉइंट को ज़रा दर्शाइए जो आखिर इस कंपनी को लेकर के क्या फंडामेंटली स्ट्रेटजी कहती है कंपनी का बिजनेस मॉडल से, और क्या चार्ट लेवल जो मार्केट की स्ट्रेटजी कहती है वो आपस में तालमेल बैठा नहीं पाती है। आखिर इसमें कौन सी ऐसे लूप होल्स की बात निकल के आती है, हम आज की लर्निंग में जानने की कोशिश करेंगे रिवीजन पार्ट के माध्यम से। तो कंपनी का नाम फिलाटेक्स फैशन है। इस पे हमने शायद 3-4 महीने पहले की बात है, हमने स्टडी किया था। आइए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी को लेकर के, और कंपनी क्या कहती है, और कंपनी के बारे में यदि सिंपल शब्दों में समझें तो ये कंपनी करती है कहते हैं जो सॉक्स बनाने वाली कंपनी है। खास करके सॉक्स बनाती है जहाँ पे इटालियंस के अकॉर्डिंगली, कोरियंस के अकॉर्डिंग और चाइनीज टेक्नोलॉजी के एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स माध्यम के थ्रू ये सॉक्स बनाती है। ये सॉक्स यदि बनाती है तो फिर मार्केट को लेकर के क्या ऐसा पोटेंशियल्स कहती है या क्या ऐसा ग्रोथ रेट की बात कहती है, हम जानने की कोशिश करने के दौरान जब इनकी चार्ट लेवल पे देखेंगे तो चार्ट लेवल इनका कुछ और कहता है, और जिस हिसाब से इनका जो परफॉर्मेंस लेवल रहा है वो कुछ और दिशा दिखाती है। क्यों नहीं, इसकी चार्ट ग्राफ पे हम चलते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जिस कंपनी पर स्टडी किया था उनका चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ था। अब यहाँ पे देखा गया कि पिछले 1 साल में लगातार प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलता रहा है। तो आखिर जब प्रॉफिट बुकिंग चला है तो कोई ना कोई खरीदार भी तो बैठा है। अब यहाँ पे जो डिमांड रही इनकी स्टॉक को लेकर के लगातार गिरती जा रही है। गिरने के पीछे वजह क्या हो सकती है उसको भी जानने की थोड़ा-सा कोशिश करेंगे। और इससे पहले एक नज़र डालिए इसकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी को लेकर के, जो खास करके फैशंस की दुनिया में काम करती है, लेकिन बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉक्स के कारोबार में एक बड़ी रोल अदा करती है। जहां तक कंपनी का बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो करंट मार्केट की सिचुएशन केवल 31% ही उछाल क्रिएट किया है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू भी काफ़ी बेटर है फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस से। बट इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से क्या है, कमजोर दिशा दर्ज कर। इसके अलावा जब आप निवेशकों का इंटरेस्ट को देखेंगे इस कंपनी को लेकर के, तो निवेशक काफ़ी भर के पड़े हैं। सितंबर तक डेटाबेस में ये देखने को मिली तो करीब-करीब 2.5 लाख से ज़्यादा, करीब 2.5 लाख के आसपास के निवेशक रहे। अब मुझे कई बार कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसका मेन रीज़न पता है क्या है? मेन रीज़न ये है जो क्या यहाँ पे इस चीज़ों को नहीं देखा जाता है क्या कंपनी में आखिर कितने निवेशक बने थे? कितने निवेशकों का लिस्ट का आँकड़ा कहती है? उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट स्ट्रेटजी है वो क्या कहती है? अब यहाँ पे हमने ये देखा, जो कंपनी को लेकर ये कहती है, जो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था, वो पिछले से पिछले पीरियड मतलब 1 साल पहले की बात करूँ, तो करीब-करीब 20-21 हज़ार के आसपास की भीड़ हुआ करता था इस कंपनी में, इसकी स्टॉक को खरीदने को लेकर। स्टॉक डिमांड की बात कर रहा हूँ। और आज के टाइम में नियरली 3 क्वार्टर के बाद इनमें जो डिमांड हो गई वो 2 लाख से ज़्यादा निवेशक आ गए इस कंपनी में। आखिर कि क्या सोच के आए इस कंपनी को खरीदने को लेकर के? जो क्या ये आगे चल कर के बेटर रिटर्न क्रिएट कर सकती है, बेटर हमें रिवार्ड दे सकती है? इसी अंदाज़ा से सब आते हैं ना। आखिर इनका क्या हुआ? जो 2.5 लाख के आसपास निवेशक हैं, उनका लगातार जो पैसे की वैल्यूएशन था, वो गिरता जा रहा है। हम इसको थोड़ा-सा जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर इसमें चल क्या रहा था? यहाँ पे हमने देखा, जो यदि हम इनकी उन पहलू को देखें, फाइनेंशियल पोजीशन को देखें, वो कहती है कि इनके पास जो आरओई, आरओसी का आंकड़ा है, वो न्यूनतम से भी न्यूनतम मिनिमम के आसपास की बात कहती है। इंडस्ट्रियल की पे के अकॉर्डिंग ये कहती है कि यहाँ पे जो आज की जो प्राइस है ना 87 पैसे का, वो भी कहती है कि ओवर वैल्यूड है। अब ये बात दोनों अलग अलग बातें हैं, समझने वाली बात है। सोचिएगा। सोचने की बात ये है, एक तरफ बुक वैल्यू से कहती है जो हम काफ़ी कम रेट पे ट्रेड हो रहे हैं, इसको कहते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक। दूसरी तरफ जहाँ तक निवेशकों का इंटरेस्ट की सवाल है,
उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि ओवर वेट हो चुकी है, और स्टॉक की प्राइस 1 रुपए से नीचे दर्ज करती है। आपस में दोनों बातों कॉन्ट्राडिक्शन करती है। यही बातों को लेकर के जो एक तरह से कहती है अंडर वैल्यूड है, दूसरी तरह कहती है ओवर वैल्यूड की बातें कहती है। इसके अलावा यदि आप इनमें अर्निंग पर शेयर को देखें तो अर्निंग पर शेयर क्या कहती है? अर्निंग पर शेयर तो कुछ है ही नहीं, 1 पैसे अर्निंग करती है, और कह सकते हैं कि 1% की अर्निंग करती है। और 1% की अर्निंग से जो अर्निंग पर शेयर की बात है, कंपनी ऑलमोस्ट तो कमाती तो है, लेकिन जो कंट्रोल है इस कंपनी में, जो नंबर ऑफ शेयर कितने थी, 833 करोड़ की बात कहती है जो नंबर ऑफ शेयर है। और 833 करोड़ के बेसिस पे करीब 750 करोड़ से कम का मार्केट कैप है। और यदि इन सभी पहलुओं को जब ध्यान देंगे तो समझ में एक बात आती है कि कंपनी कारोबार करती है, इनके पास प्रॉफिट भी क्रिएट करती है, लेकिन रिस्क फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा ज्यादा कह रही है। इसको लेकर के, इनकी डेटर्स को लेकर के रिस्क क्या है, काफी ज्यादा की बात कहती है। वो भी हम डेटा लेंगे यहाँ पे, और इसको जरा जानने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले एक नजर डालिए इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को। फाइनेंशियल पोजीशन में जब हम देखेंगे तो वो कहती है कि कंपनी का जो कारोबार रहा, वो कहती है कि लगातार इनकी जो वैल्यू, जो सेल्स की टीम थी, वो सेल्स ने कामकाज किया। पिछले पीरियड से उन्होंने बेटर तो नहीं किया वाई वाई बेसिस पे, लेकिन क्यू और क्यू बेसिस पे बेटर किया। इसके अलावा यदि इन पहलुओं को जरा देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कह सकते हैं कि सस्टेन कर पा रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके पास नियरली 10% क्रिएट करती है, जो कि अच्छी बात कहती है। चलिए 10% तो बना रही कंपनी। ईयरली ग्रोथ की तरफ कहती है, जो नियरली इसमें 166 करोड़ तक टर्नओवर क्रिएट करती है, लेकिन इससे पीरियड से थोड़ा सा डाउन साइड है। इससे नियरली सस्टेन कर पा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा कहती है कि यहाँ पे जो सबसे हायर टू हायर डिस्टेंस प्रॉफिट की बात करें, वो 12 करोड़ तक क्रिएट करती थी, वहाँ पे 9 करोड़ तक डेटा सामने रखती है। और इसमें देखा करें 25% से ज़्यादा की क्या है, डाउन साइड की। तो हमें इससे क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन हमें ये मिला, ओवरऑल कंपनी ने जो यदि नेट इनकम मार्जिन को देखेंगे, अपनी जितनी भी सेल किया कंपनी ने, उसके बेसिस पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 5% की प्रॉफिट तो बुक कर लिया। चलिए, प्रॉफिट जब बुकिंग हो गई तो अगली कड़ी क्या कहती, जो आखिर जो सेल्स किया, जो हिट किया, जो हिट किया किसको लेकर के, ईपीएस को लेकर के, क्या उनको लेकर कुछ अलग इंटीमेशन तो नहीं था, को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी तो नहीं थी जो उलझी हुई थी और वो एक समझ में नहीं आई? तो चलिए इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। और वो ये कहता है, जो कंपनी के पास आप यदि करंट रेशियो की नंबर देखें तो काफी अचंभित करता है। डेट्स जो है 0.02 का आंकड़ा देती है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, और रिस्क फैक्टर भी जरा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिस्क ही मार्केट की, चाहे बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट की ट्रेंडिंग हो, रिस्क तो हर हमेशा है। चाहे पर्सनल लाइफ में भी रिस्क ना होता तो शायद हम लोग कहते हैं जो अपने लिए इंश्योरेंस कवर न लेते, अपने एक्सीडेंटल के लिए ना लेते, ट्रेवलिंग के लिए ना लेते, कार व्हीकल के लिए ना लेते। तो रिस्क तो हमेशा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो रिस्क को कम करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके सवाल में आती है जो यहाँ पे जो रिस्क था, वो रिस्क 314 दिन के लिए था। अब यहाँ पे आकर के कई सारी चीजें समझ में नहीं आती है। ऐसा क्यों नहीं आती है? क्योंकि सोचने वाली बात है, यदि 314 दिन में कोई पैसा दे, उस पैसे का क्या वैल्यूएशन? यदि आपने 315 दिन में पैसे ले रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन क्या रहा? यदि 1 साल के लिए आप उतने पैसे को बैंक में एफडी कर दिए होते रिस्क फ्री के अंदर, तो शायद 7% के आसपास दे रही है। मान लेता हूँ 1 साल पहले 6% रिस्क दे रही होगी, रिस्क उस पे एफडी इंटरेस्ट दे रहा होगा। तो वहां तो क्या था, रिस्क बिल्कुल फ्री था, आपको रिस्क फ्री में 6% मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बिजनेस के मॉडल में आपने 314 दिन तक के लिए ब्लॉक किया अपने पैसे को, और तब कमा कितने रहे, केवल 5%, 5% की बात कहती है। और उसमें कुछ अलग पहलू को जरा हम एड ऑन करते हैं, और वो एड ऑन की बात ये निकल के आती है
जो कंपनी के पास जो सितंबर डेटाबेस निकल के आई, उसमें कर्ज 51 करोड़ जस के तस पड़े थे। रिजर्व एकाएक काफी ज्यादा बढ़ा था 2024 के दौरान, उससे पहले नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि कंपनी ने 2024 के दौरान में अपने कैपिटल को लगातार इंक्रीज किया था। जब कैपिटल इंक्रीज किया तो मार्केट में प्रीमियम पे पैसे आए तो वो भी रिजर्व में चले गए। इसके अलावा यदि आप इन पहलू को देखें तो कंपनी के पास जो पैसे आए, वो पैसा का कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन करते हैं? तो कहते हैं कंपनी तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई। फिर ये समझना जरूरी है कि यह इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो क्या इनकी सब वो कंसोलिडेट डेटा कुछ कहती है? तो कंसोलिडेट डेटा कहती है तो यहाँ पे कंपनी ने फिक्स एसेट्स के अंदर काफी ज्यादा पैसे को इंक्रीज किया, जो कि 2200 करोड़ के आसपास की फिक्स एसेट्स क्रिएट किया। अब ये इन्होंने लैंड लिया, बिल्डिंग लिया, फैक्ट्री लिया, ये मुझे समझ में नहीं आया। आखिर कैपिटल इंक्रीज किया तो इनका फंड कहाँ हुआ? उन्होंने अपने वहाँ पे इंक्रीज किया। दूसरी तरफ यही पार्ट जो था पहले किसमें था? नहीं, इन्वेस्टमेंट के अंदर था। वो पार्ट आजकल यहाँ पे देखने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स के अंदर देखने को मिलता है। और रिस्क को लेकर कहती है जो ओवरऑल जब आप इस कंपनी की रिस्क फैक्टर को देखेंगे तो ये कहती है कि यहाँ पे कंपनी 5% कमा रही है। कितने दिन में? 314 दिन में, 15 दिन में कमा रही है, और 99% रिस्क लेकर कमा रही है। ये बड़ा ऐसे कहते हैं ना बातें, जहां पे आप हाई रिस्क पे डील करते हैं। तो हाई रिस्क की बात कहती है। भले सॉक्स तो बनाती है, सॉक्स विंटर में चलती है जी, विंटर में तो सॉक्स चलती है, और वैसे तो वैसे भी चलती है क्योंकि ऑफिशियल लाइफ है तो सॉक्स तो चाहिए चाहिए। लेकिन यदि इटालियन, कोरियन या चाइनीज सॉक्स बनाती है तो शायद इसका मार्केट तो चाइना, कोरिया और इटली भी तो होगा। इसको लेकर के हमने कुछ पहलू को जरा देखा, और इसमें ये दर्ज करते हैं कि 100% आसपास अपने रिस्क पे 5% कमा रहे हैं। और उसमें कुछ और एंगल को यदि हम समझने की कोशिश करें, हमारे समझ में ये आ पाई कि ओवरऑल यदि हम कुछ पिछले कुछ डेटाबेस को देखें तो कुछ सालों में इसका ये कहता है कि सेल्स ने अपने बढ़ोतरी कर रहे थे, हम डिक्लाइन हो गए। प्रॉफिट बढ़ रहे थे, डिक्लाइन कर गए। स्टॉक प्राइस सीजर हम डिक्लाइन कर रहे हैं। तो केवल और केवल एक सेंटीमेंट से नहीं, कुछ और सेंटीमेंट भी इसको दर्ज करती है। जहां पे एफआईडीआई की कोई भूमिका नहीं थी, आम पब्लिक के पास अच्छी खासी होल्डिंग थी, कोई भी बल्क डील सामने नहीं आया है, ये दर्ज करती है। इसके अलावा यदि कंपनी के रिसेंटली अपडेट की तरफ मूव करें तो ये कह सकते हैं कंपनी के पास रिसेंटली अपडेट उन्होंने 28 तारीख को दिया था न्यूज पब्लिकेशन को लेकर के, और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग उन्होंने अटेंड किया था। और ये जो स्टॉक है वो क्रिटिकल कॉल ऑप्शन के तहत ट्रेड होती है, इसीलिए इस स्टॉक में हमने ये 2% के साथ प्राइस बैंड फिक्स किया होगा, 5% की प्राइस बैंड फिक्स है। और ये अदर टेक्सटाइल प्रोडक्टिविटीज के अंदर आती है, स्मॉल कैप की कंपनियां हैं। और इसमें वॉल्यूम को देखा तो वॉल्यूम कितनी आती है, देख लीजिए वॉल्यूम कितनी आती है। वॉल्यूम तो काफी तगड़ी आती है क्योंकि प्राइसेस ही काफी छोटा सा है ना। और निवेशकों को ऐसा, मुझे कई बार मैं कहता हूँ ना, अच्छा यदि इतनी छोटी सी स्टॉक है अपने स्टॉक को स्प्लिट क्यों कर रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। 5 रुपए के बदले एक, मतलब एक के बदले अपने अपने निवेशकों को क्या और देना चाहते हैं क्या शेयर? और यहाँ पे और नए प्लेयर आएंगे तो इसीलिए नए प्लेयर आ जाते हैं। और जिनके पास न्यू प्लेयर में ये देखा गया स्टैंडअलोन डेटाबेस में गिरावट थी, कंपेरिजन विद द प्रीवियस कुछ 10 सालों के डेटाबेस को कहती है कि यहाँ पे तो लगातार डिमांड घटती नजर आई है स्टॉक को लेकर के। लेकिन एनालिसिस पार्ट भी कुछ कहती हो, और वो ये दर्ज करती है जो अच्छी बातें काफी सारे शामिल करती है, और कुछ कुछ डिमेरिट भी शामिल करता है। अच्छी बात है, मैं डेट्स फ्री कंपनी थी, फिर ट्रेडिंग बुक वैल्यू से काफ़ी कम रेट पे होती है, लेकिन डेटर्स डे को लेकर काफ़ी रिस्क फैक्टर की बात कहती है। इसलिए हमने कहते हैं ना, तो ये जो पार्ट थी अर्निंग पर शेयर का, जहां अर्निंग पर शेयर में हम ये दिखा देते हैं कि हमने ये अर्निंग किया, लेकिन एक्चुअल में अर्निंग का पैसा आया या नहीं आया ये तुम्हें बैलेंस शीट ही दिखाएगी ना। बैलेंस शीट में हमने क्या देखा भाई, इसमें 5% कमाने के लिए कंपनी 100% रिस्क पे है, वो भी 1 साल तक झेल रही है। इतना तो शायद एफडी में पैसा लगाता तो शायद पैसा निकल जाता। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप सोच रहे हैं कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं। इसके लिए सिंपल से गोल्डन रूल को हम डिस्कस करते हैं।
हमेशा कहती है, गोल्डन रूल कहती है मार्केट को लेकर के, और हमेशा किसी भी अपने खुद की लाइफ को लेकर के गोल्डन रूल कहता है। जब भी आप ये पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हम ट्रेडिंग के अंदर हैं या इन्वेस्टमेंट के अंदर हैं। यदि इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस हैं, उसमें क्या करना जरूरी है? इन्वेस्टमेंट जब भी देखें तो कभी लंबे पीरियड के लिए देखते हैं कि हम 2 4 5 साल के बाद कुछ रिटर्न क्रिएट करेंगे। और यदि ट्रेडिंग, और आजकल लगता है कि सारे के सारे ट्रेडिंग सिस्टम हो चुका है, ट्रेडिंग ठीक हो चुका है। और ट्रेडिंग में क्या देखना ज़रूरी है? केवल एसएल को देखना ज़रूरी है, उसको फिक्स करना ज़रूरी है। और जब प्रॉफ़िट दिखती है ना पोर्टफोलियो के अंदर, उसको पार्शियली बुक करने की ज़रूरत है। तभी तो पैसे आते हैं, तभी तो पैसे लॉस होने से बचते हैं। मैं आपको कोई ट्रेडिंग की एडवाइज़री नहीं सिखाता हूँ, मैं कोई ट्रेडिंग नहीं सिखाता हूँ, लेकिन कुछ रूल जो अप्लाई होती है नॉर्मल लाइफ़ में वो सिखाता हूँ। एज़ जो कि नॉर्मल कोई इंसान यदि ट्रेडिंग की दुनिया में जाता है, तो उसको ये लगता है कि अच्छा हम ट्रेडिंग तो करें, लेकिन ट्रेडिंग किस पर्सपेक्टिव से करेंगे? ये पर्सपेक्टिव होता है कि यार पैसे के लिए सब ट्रेडिंग करते हैं ना। मैं आपको ट्रेडिंग ना कोई एडवाइजरी, ना कोई इन्वेस्टमेंट के गाइडलाइंस बताता हूँ, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसके साथ साथ हम इसको उन पहलुओं की तरफ ध्यान देते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।